हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के साइंस में आवर इन्वायरमेंट नाम का चैप्टर, और ये है लेक्चर 3rd, राइट। इसमें हमने इकोसिस्टम पढ़ा है। इकोसिस्टम क्या है कि जब कोई सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर व्हेन दे आर इंटरैक्ट विद नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट दैट ऑल टुगेदर फॉर्म एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है ना वो बेसिक इकोलॉजिकल यूनिट है। इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना। तो वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसमें मैंने आपको बताया था कि इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स और ग्रासेस और दूसरे और इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स, फ्लाइज, ठीक है ना, ये सब चीजें, अर्थवॉर्म्स, ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स थे। और अबायोटिक कंपोनेंट में हमने पढ़ा था जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर या फिर विंड, सॉयल, मिनरल, ये सब चीजें जो उसकी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम में एक फूड चेन भी चलती है। मैंने आपको बताया था कि सबसे नीचे होता है प्रोड्यूसर, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या लिविंग कंपोनेंट्स जो होते हैं उनमें सबसे नीचे होता है प्रोड्यूसर, जो खाना अपना खुद बनाता है। पिछले लेक्चर में बात हुई थी। और वो जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको खाते हैं हर्बीवोर्स, जिनको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोर्स, या जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, और उनके ऊपर वाले कंज्यूमर्स जो होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उनको मिला के बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, राइट। ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, वो पिरामिड मैंने आपको बना के बताया था, ठीक है। आज हम देखेंगे कि इकोसिस्टम के फूड चेन दो तरह के होते हैं, मतलब फूड वाली जो डायग्राम्स हैं वो दो तरीके के हैं, फूड चेन और फूड वेब। मैं आपको बताता हूं कि फूड चेन जो है ना, फूड चेन क्या होता है। इट इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म ईटिंग अदर एंड इटसेल्फ ईटन बाय अदर, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इसमें है कि इट इज ऑलवेज स्ट्रेट एंड प्रोसीड्स इन ए प्रोग्रेसिव स्ट्रेट लाइन। और तीसरा पॉइंट है कि मेंबर्स एट द सक्सेसिव लेवल्स आर ऑलवेज लेसर। मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक फूड चेन का डायग्राम है, हमने एनसीईआरटी से उठाया है इसको, जरा ध्यान से देखें आप। ये नीचे वाले लेवल पे है, क्या है, प्रोड्यूसर है। ये सारे प्रोड्यूसर्स हैं, ये हर्ब्स हैं, ठीक है ना। ये सोलर एनर्जी से, सनलाइट से सोलर एनर्जी लेकर उसको फूड में कन्वर्ट कर देते हैं, फूड एनर्जी में, और वो खाना खाते हैं कौन, ये जो हर्बीवोर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं डियर है, जैसे डियर है ये, या ये है इंसेक्ट है, ये है, ठीक है ना। इनको फिर खा जाता है लायन, ठीक है ना। इसी तरीके से यहां देखें, इसको इंसेक्ट को खा जाता है फ्रॉग, फ्रॉग को खा जाता है स्नेक, और स्नेक को खा जाता है बर्ड, या ठीक है। इसी तरीके से यहां से देख लें, ये हर्ब्स है, हर्ब्स इंसेक्ट को खाता है फिश, और फिश को खा जाता है दूसरा वाला बर्ड, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि एनर्जी का फ्लो जो है वो नीचे से ऊपर की ओर चलता है। एनर्जी का फ्लो जो है, ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, ये सन से सनलाइट लेकर सोलर एनर्जी की सहायता से फूड बनाते हैं। आपको पता है वो फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल वगैरह सब आपको मालूम, यू नो ऑल स्टोरी। ये एनर्जी जो यहां पर अब मिलती है, ये ट्रांसफर होती है इसमें, क्योंकि ये इसको खाते हैं, ठीक है ना। और जब इसको ये खाते हैं तो फिर इनको खा जाते हैं ये। बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही है। तो हमारी पिरामिड में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन है, हमारे पिरामिड में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं प्रोड्यूसर। हमारा पिरामिड ऐसे चलता है, ऐसे। ये पिरामिड मैंने पहले बनाया था, प्रोड्यूसर जिसको बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। उसके बाद होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है ना, और उसके बाद होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और उसके भी बाद होते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है ना। प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, ये खाना बनाते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, सनलाइट से सोलर एनर्जी लेकर। प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो इस घास फूस को, प्लांट्स को खा जाते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स। यानी
प्रोड्यूसर से बनाई हुई जो सोलर एनर्जी फूड एनर्जी में कन्वर्ट हुई, वो फूड एनर्जी गई किसके पास? प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास। प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा जाते हैं ये हर्बीवोर्स होते हैं जो केवल घास और ये पेड़ पौधे पत्ते खाते हैं, इनको खा जाते हैं ये कॉर्निवोर्स इनको बोलते हैं, जो इन जानवरों को एनिमल्स को खा जाते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही? क्लियर हो रही बात? तो नहीं क्लियर हो रही? ठीक है, तो ये है एक फूड पिरामिड, ये फूड चेन है। और आप देखें कि चेन में जितना हम टॉप पे जाते हैं उतने ही नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कम होते चले जाते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही? ये है प्रोड्यूसर, ये है हर्बीवोर्स, ये है कॉर्निवोर्स और ये है ओमनीवोर्स। मैंने आपको बताया था कि ओमनीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स और पेड़ पौधों को भी खा जाते हैं और वो इन एनिमल्स को भी खा जाते हैं, जैसे कि इंसान, जैसे कि ह्यूमन बीइंग सबको खा जाता है, एनिमल्स को भी खा जाता है, प्लांट्स को भी खा जाता है, फ्रूट्स को भी खा जाता है, प्लांट प्रोडक्ट्स को भी खा जाता है, रूट्स को भी खा जाता है, लीव्स को भी खा जाता है। और इन लीव्स फ्रूट्स और सबको खाने वाले जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन उसको भी खा जाता है, एनिमल्स को भी खा जाता है। ठीक है ना, तो ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बात सबको समझ में आ रही है? मैं आपको बताता हूं कि एनर्जी फ्लो कैसे होता है। सन से आई हुई एनर्जी प्रोड्यूसर लेकर, सन से आई हुई एनर्जी, एक स्टडी है कि करीब करीब 1% एनर्जी, सोलर एनर्जी का 1% जो है वो टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है वो कंज्यूम करता है। टेरेस्ट्रियल मतलब फॉरेस्ट में, जंगलों में जो पेड़ पौधे हैं, झाड़ियां हैं, जो हर्ब्स हैं, वो सब मिला के सूरज की जितनी भी एनर्जी धरती पर गिरती है उसका 1% कंज्यूम करके और फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं। खाना बनाते हैं तो उसमें फ्रूट्स बनते हैं, उसमें रूट्स बनते हैं, उसमें खाने वाली बहुत सारी चीजें होती हैं। पेड़ पौधे में बहुत सारे प्लांट प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे होते हैं। 1% एनर्जी ये लेते हैं। अच्छा, इसमें जब ये अपना खाना बना रहे होते हैं तो बहुत सारी एनर्जी खाना बनाने में नष्ट हो जाती है, बहुत सारी एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी के रूप में बाहर निकल जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि करीब 10% एनर्जी इधर ट्रांसफर होती है प्राइमरी कंज्यूमर में। जब पेड़ पौधों ने सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाया तो उन्होंने सन से कितनी एनर्जी ली? लगभग 1%। सन जितनी भी एनर्जी धरती पर डालता है उसका लगभग 1% जंगलों के जो पेड़ पौधे हैं वो ले लेते हैं और वो बनाते हैं अपना खाना। ठीक है ना, उसमें से बहुत सारी एनर्जी का लॉस हो जाता है, बहुत सारी एनर्जी का लॉस हो जाता है और करीब 10% एनर्जी इधर पहुंचती है। ठीक है ना, अब ये भी जब इस खाने को खाते हैं, फूड एनर्जी को, इनकी सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके जो उन्होंने फूड बनाया उसको जब ये खाते हैं तो इनके में भी बहुत सारे लॉसेस होते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी हीट एनर्जी निकल जाती है, बहुत सारा खाना उनकी इंटरनल प्रोसेसिंग में, डाइजेशन के समय में, रिप्रोडक्शन के समय में यूज हो जाती है, बहुत सारी एनर्जी इन जानवरों में। और ऐसा माना जाता है कि ये इस खाने से मिली हुई जो एनर्जी है उसका 10% इनकी बॉडी बिल्डिंग में जाता है। इनका जो शरीर बनता है उसमें 10% खाना उसमें यूज हो जाता है, तो फिर ये बड़े हो जाते हैं, फिर इसको खा जाते हैं ये एनिमल्स, दूसरे वाले एनिमल्स खा जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब कि एनर्जी फ्लो जो है वो 10% का है कुल मिलाकर। सन से मिला है 1% और फिर आगे 10% ट्रांसमिट हो रहा है लगभग, और ऊपर जाके और कम होता जाएगा। ठीक है ना, एक बात। और दूसरी बात क्या है कि ये जो एनर्जी फ्लो है ना, ये यूनिडायरेक्शनल है, यानी जो पेड़ पौधों ने सन से एनर्जी ली है ये इसको वापस नहीं दे सकते। पेड़ पौधे ने जो एनर्जी सन से ली है वो ये सन को वापस नहीं दे सकते। अब ये सन से आ चुकी है इनके पास, इनसे जो एनर्जी इन जानवरों ने ले ली है ये इसको वापस नहीं कर सकते, यानी एनर्जी इसी डायरेक्शन में फ्लो होएगी। जानवरों ने किस रूप में एनर्जी ली है? इनका खाना खा गए, इनके द्वारा प्रोड्यूस्ड जो फूड था वो खा गए। ठीक है ना, उस फूड का 10% इन्होंने अपनी बॉडी में लगा दिया मतलब ये नेचुरल प्रोसेस है ये। उसके बाद इनका खाना इनको खा गए ये वाले जानवर, 10% इधर ट्रांसमिट हो गया, और ये जानवर इनको एनर्जी नहीं दे सकते। मैं क्या बताना चाहता हूं, जो प्रोड्यूसर सन से एनर्जी लेकर अपना खाना बना लेते हैं वो सन को एनर्जी वापस नहीं करते, यानी एनर्जी का डायग्राम, एनर्जी का फ्लो ऐसे चल रहा है। सन से शुरू हुआ है, ये प्रोड्यूसर्स में पहुंचा, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में पहुंचा, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में पहुंचा, और इस सेकेंडरी से फिर टर्शरी में पहुंच जाएगा। ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स कहलाते हैं, जो ये रहे। ठीक है ना, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हैं वो कॉर्निवोर्स कहलाते हैं, जो ये रहे, और इनके भी ऊपर होता है टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है ना, टर्शरी कंज्यूमर इनके भी ऊपर होता है। ठीक है ना, तो एनर्जी का फ्लो सन से शुरू होकर ये इसी डायरेक्शन में जाता है, और ये यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल है ये। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है?
तो ये तो फूड चेन है जो एकदम सिंपल प्रोसेस है। फूड चेन इज ए वेरी सिंपल प्रोसेस, इट इज वेरी स्ट्रेट लाइन, इट इज रिप्रेजेंटेड इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट इज यूनिडायरेक्शनल। और इसमें हम देख रहे हैं कि हम टॉप में, जैसे जैसे हम टॉप पे पहुंचते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कम होते चले जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि पूरी धरती पर प्रोड्यूसर्स सबसे ज्यादा है, प्रोड्यूसर्स आर लार्जेस्ट इन नंबर। जरा इमेजिन करो, ये पेड़ पौधे झाड़ियां ये खाने की चीजें कम होती और लोग ज्यादा होते, एनिमल ज्यादा होते तो क्या होता है? तो मर जाते, बहुत सारे लोग बिना खाए मर जाते क्योंकि सबके लिए खाना अवेलेबल ना होता। लेकिन इस धरती पर सबके लिए खाना अवेलेबल है, बल्कि एक्सेस में अवेलेबल है। और ये जो बिल्कुल प्रोड्यूसर्स हैं यहां से खाना खाते हैं, ये इनको खा जाते हैं, ये इनको भी खाने वाले ऊपर हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं चेन में वैसे वैसे इनका नंबर कम होता जाता है। समझ में आ रही बात? तो ये फूड चेन का पिरामिड है, फूड चेन का ये पिरामिड है। सन से ली हुई एनर्जी प्रोड्यूसर को मिलती है जो लगभग 1% होती है। मतलब सन की जितनी भी सोलर एनर्जी धरती पर आती है उसका 1% ये फॉरेस्ट कंज्यूम कर लेता है। इस 1% से जो भी खाना बनता है ये इनके खुद के ग्रोथ में, खुद के उसमें लग जाता है, हीट एनर्जी के रूप में लॉस हो जाता है और इसका करीब 10% इधर ट्रांसमिट होता है। उस 10% का भी बहुत सारा वो भी लूज कर देते हैं, ये जानवर भी लूज कर देते हैं। ये ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, बाकी चीजों में, इंटरनल प्रोसेसिंग में, उनकी डाइजेशन में, सब में खर्च करते हैं। उनका 10% जो है वो उसकी बॉडी में बन जाता है, इसका शरीर बन जाता है और इस शरीर को खा जाता है फिर इसके ऊपर वाला कंज्यूमर। ठीक है ना? तो ये फूड चेन का फंडा है। अब जरा फूड वेब देख लेते हैं क्या है। फूड वेब क्या है? फूड वेब है इंटर रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स विच ईट several types of organisms and are eaten by many different organisms. फूड वेब क्या है? फूड वेब में हम ये देखेंगे कि प्रोड्यूसर से शुरू करके जब हम कंज्यूमर्स की ओर जाते हैं तो एक कंज्यूमर खाता है, प्रोड्यूसर का खाना कंज्यूमर खाता है। उस कंज्यूमर को कौन कौन और खा सकते हैं, कंज्यूमर को कौन कौन और खा सकते हैं, उस कंज्यूमर को कौन कौन, भाई प्राइमरी कंज्यूमर को कितने सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं वो खा सकते हैं, उन सेकेंडरी को कितने टर्शरी हो सकते हैं वो खा सकते हैं, आपस में उनका क्या रिलेशन है, वो एक वेब बनाते हैं पूरी। उसका डायग्राम भी हमने एनसीईआरटी से लिया है, जरा इसको देखें। देखें आप, ये है प्रोड्यूसर्स, राइट। प्रोड्यूसर्स को खाया किसने? इंसेक्ट्स ने, इंसेक्ट्स ने, माउस ने, रैबिट्स ने, इधर गोट है, डियर है, ये सब ने खाया। ठीक है ना? गोट है, डियर है। इंसेक्ट को खाया किसने? फ्रॉग ने। इधर से खाया किसने? फिश ने। ठीक है ना? फिश को खाया किसने? इन पक्षियों ने, इन बर्ड्स ने खाया इसको। ठीक है ना? और इनको खा गया फिर ये। इधर से देख लें, ये चेन देख लें आप। फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को किसने खाया? फ्रॉग को खाया स्नेक ने भी खाया और इस बर्ड ने भी खाया। स्नेक को किसने खा लिया? चील ने खा लिया। ठीक है ना? इसको देख लें, यहां से माउस है, माउस को किसने खाया? माउस को स्नेक भी खा सकता है, माउस को ये वाला बर्ड भी खा सकता है, माउस को ये वाला व्हाट यू कॉल दूसरा बर्ड भी खा सकता है। ठीक है ना? इस तरह से देख लीजिए आप, इस तरह से देख लीजिए। डियर है, डियर को फॉक्स ने खा लिया। अच्छा, यहां से जो इंसेक्ट्स बनते हैं उनको सीधे ये भी खा सकता है। इसके भी ऊपर ह्यूमन होता है जो सब कुछ खा सकता है, इसको भी खा जाएगा, इसको भी खा जाएगा, इसको भी खा जाएगा, इसको भी खा जाएगा, डियर को भी खा जाएगा। ठीक है ना? और आपका जो है स्नेक को भी खा सकता है, फिश को भी खा सकता है, फ्रॉग को भी खा सकता है और बर्ड्स को भी खा सकता है। और उसके अलावा सबसे ऊपर है, और उसके अलावा वो प्लांट को भी खा सकता है। तो ह्यूमन इज द मोस्ट टॉप मोस्ट कंज्यूमर इन दिस सीरीज। और आप देखें ये एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर ही फ्लो हो रही है। एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल है, ऊपर से एनर्जी नीचे की ओर नहीं आती। यानी कंज्यूमर्स जो है वो प्रोड्यूसर्स को एनर्जी नहीं देते, कंज्यूमर्स जो है वो प्रोड्यूसर्स को एनर्जी नहीं देते। अगर आप देखें तो यहां एक ब्लू लाइंस हैं। ठीक है ना? तो ब्लू लाइंस के नीचे की ओर तो है प्रोड्यूसर्स, इनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ये ट्रॉपिक लेवल्स हैं, इनको ट्रॉपिक लेवल्स बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल्स। और ये जो प्रोड्यूसर्स हैं ये ऑटोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉप्स इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट से। ठीक है ना? तो ये ऑटोट्रॉप्स हैं। इसके ऊपर ये है प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? जो अपने फूड के लिए प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट होते हैं। जो फूड के लिए प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है ना? इन्होंने ये हर्ब्स खाया, ये सब पेड़ पौधे, झाड़ियां, प्लांट प्रोडक्ट्स, ये सब खाया इन्होंने। फिर इसके बाद आप देखें बीच में एक और लाइन है, ये है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये किसको खाते हैं? ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा जाते हैं। जो जानवर फूल, पत्ती, फल और रूट, जड़ें ये सब खाते हैं उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं।
जो जानवर प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा जाते हैं उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। ये प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स भी कहलाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर को हम कॉर्निवोर्स भी बोलते हैं। जो जानवर इन कॉर्निवोर्स को खा जाते हैं, ये हर्बीवोर्स हैं, ये कॉर्निवोर्स हैं, जो इनको भी खा जाते हैं उनको हम ओमनीवोर्स बोलते हैं या टर्शरी कंज्यूमर बोलते हैं। ये देख लो आप, ये इसको भी खाता है, ये डायरेक्ट इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है। आप देख लें फूड वेब, एनसीईआरटी से उठाया है ये डायग्राम। बात समझ में आ रही क्या? तो इकोसिस्टम के फूड से रिलेटेड भी दो पार्ट्स हैं, फूड चेन और फूड वेब। फूड चेन इज लिटिल सिंपल, फूड वेब इज लिटिल कॉम्प्लेक्स। फूड वेब में हम दिखाते हैं कि कितने कितने तरीके के सेवरल एनिमल्स, हाउ दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, हाउ दे आर डिपेंडिंग फॉर फूड ऑन ईच अदर। दे ईट वेरी सेवरल ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर ईटन बाई अदर सेवरल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक ही खास बात है कि एनर्जी का फ्लो नीचे से ऊपर की ओर ही होता है। फिर से बताता हूं, सन की कितनी एनर्जी प्रोड्यूसर कंज्यूम करता है? नियरली 1% एनर्जी। इसमें से 10% एनर्जी का फ्लो होता है अगले लेवल पर। वो उस एनर्जी को कंज्यूम करके उसका 10% अगले लेवल पर करता है, वो उस एनर्जी को कंज्यूम करके उसका 10% अगले लेवल पर करता है। तो और एनर्जी का फ्लो जो है वो नीचे से ऊपर की ओर तो होता है, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर नहीं हो सकता। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे कंज्यूमर्स का नंबर भी कम होता चला जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो ओमनीवोर्स हैं वो दो ही हैं, ह्यूमन और कॉकरोच। ये दो ही ओमनीवोर्स होते हैं जो जानवरों को भी खा जाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, ग्रास को भी खाते हैं, फ्रूट को भी खाते हैं, ठीक है ना। दोनों तरह की चीजें खाने वाले दो ही हैं, ओमनीवोर्स दो ही हैं, ह्यूमन और कॉकरोच, ठीक है ना। वरना जानवरों में क्या होता है, जानवर होते हैं जो कि प्लांट्स वगैरह खाते हैं और कुछ जानवर होते हैं जो जानवरों को खाते हैं, ठीक है ना। तो जानवरों में दो ही तरीके के होते हैं, हर्बीवोर्स और कॉर्निवोर्स, ठीक है ना। और ओमनीवोर्स क्या होते हैं? जो सबको खा जाते हैं। इसके ऊपर होगा। बात समझ में आ गई भाई? फूड चेन की बात समझ में आ गई। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे और आपसे बतानी है। क्या बतानी है आपसे? कि इस पूरे प्रोसेस में आप देखें कि मोस्ट ऑफ द फूड वी कंज्यूम आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर्स। कोई भी फूड हो, प्रोड्यूसर्स पर ही हम अल्टीमेटली डिपेंडेंट है। ये भी प्रोड्यूसर पर ही डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर का खाना ये एनिमल खाता है और इस एनिमल को ये खाता है। अब प्रॉब्लम क्या है? डेवलपिंग एज में, इस दुनिया में बड़ा केमिकल्स का बड़ा यूज हो रहा है। उन केमिकल्स को हम पानी में या फिर उन केमिकल्स को हम मिट्टी में डाल दे रहे हैं किसी तरीके से। फैक्ट्री से जो केमिकल निकलते हैं, केमिकल के रूप में जो कचरा निकलता है, वो सब हम कहां डालते हैं? या तो हम धरती पर डाल देते हैं या फिर हम पानी में, वाटर बॉडी में डाल देते हैं। हम पानी में डालें या धरती पर डालें, अगर हमने जमीन पर डाला है तो वो किसी न किसी तरीके से मिनरल्स के साथ, मिनरल के थ्रू मिलके पेड़ पौधों में आ जाएगा वो केमिकल। अगर हमने पानी में डाला होगा तो वो एक्वेटिक एनिमल्स के पास आ जाएगा। वो केमिकल किसी न किसी तरीके से इन पेड़ पौधों में या इन जानवरों में चला आता है। अगर पानी में डाला होगा तो मछलियों के पास चला आएगा वो केमिकल। अगर आपने मिट्टी में डाला होगा तो धीरे धीरे वो, जैसे यूरिया है, फर्टिलाइजर, दुनिया के जहान के फर्टिलाइजर्स हम डालते हैं और दूसरे केमिकल्स हैं, फैक्ट्री से जो केमिकल्स निकलते हैं वो भी हम ऐसे ही खुले में ही उसको छोड़ देते हैं, किसी न किसी तरीके से मिट्टी में चला जाता है। दुनिया भर के इन्वायरमेंट में और पोल्यूशन जो मिट्टी में कंज्यूम होते हैं। एक जमाना था जब पेट्रोल में लेड मिलाते थे, उसको बोलते थे TEL, टेट्राइथाइल लेड। पेट्रोल में, डीजल में लेड मिलाते थे। लेडेड और अनलेडेड दो तरीके के पेट्रोल होते थे। तो हाईवे के किनारे की मिट्टियों की जब जांच की गई तो पता लगा कि हाईवे के किनारे जितने खेत हैं, उन खेतों में, उन मिट्टियों में बहुत सारा लेड पाया जाता है। एंड लेड इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इज कैंसर कॉजिंग। तो आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि 2000 में, नए मिलेनियम में आने पर इस लेड को डीजल पेट्रोल में मिलाने से बैन किया गया। वरना तो खेती के सहारे, फसलों के सहारे, ग्रेन्स के सहारे ये लेड हमारे बॉडी में आ रहा था। जितना भी केमिकल है, अगर आप उसे बाहर फेंकते हैं, एनवायरनमेंट में फेंकते हैं किसी भी तरीके से, चाहे आप उसे गड्ढा खोद के फेंक दें, मिट्टी में मिला दें, चाहे आप उसे पानी में मिला दें, नदियों में मिला दें, लेक्स में मिला दें, पॉन्ड्स में मिला दें, जैसे भी मिला दें, हमें तो खाना खाना ही है। मान लीजिए हम जानवरों को नहीं खाते, मान लीजिए मैं फिश नहीं खाता, लेकिन ये हर्ब्स तो खाता हूं मैं, तो यहां से मुझे वो केमिकल मेरी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है ना। जो ओमनीवोर्स हैं, जो कॉर्निवोर्स हैं, उनकी बॉडी में चला जाएगा, यहां से चला जाएगा, ठीक है ना।
क्यों? क्योंकि आपने तो केमिकल को मिट्टी में मिलाया था, आपने तो केमिकल को सॉइल के साथ मिक्स किया है। knowingly or unknowingly you have mixed the chemicals in the soil. This soil basically has minerals. Those minerals are basically transformed या transmitted to the plants through the roots. और उन प्लांट प्रोडक्ट को हम खाते हैं, ये जानवर खाते हैं, इन जानवरों को दूसरे जानवर खाते हैं, दूसरे जानवरों को तीसरे जानवर खाते हैं। तो इस तरह से केमिकल्स तो हमारी बॉडी में आ ही रहा है, इंसानों की बॉडी में भी आ रहा है, जानवरों की बॉडी में भी आ रहा है। तो आपने सुना होगा कि कोई स्मोक नहीं करता, कोई और चीजें नहीं करता, लेकिन उसके बाद भी कैंसर हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि वो केमिकल किसी न किसी तरीके से तो हमारी बॉडी में आया, हमारी बॉडी में किसी तरीके से तो आया होगा, तभी तो कैंसर हो गया। वरना कैंसर या वरना इस तरह के किसी भी तरीके की डिजीज का कोई चांस नहीं था जो केमिकल्स के थ्रू होते थे। जब हम कोई केमिकल कंज्यूम नहीं करते डायरेक्टली, जब कोई अल्कोहल नहीं पीता, जब कोई सिगरेट नहीं पीता, जब कोई शराब नहीं पीता, तो उसको फिर इस तरह की बीमारियां क्यों हुई जो उनसे होती हैं? वो ऐसे हो गई। ठीक है, आप शराब नहीं पीते, आप सिगरेट नहीं पीते, लेकिन जिन केमिकल्स की वजह से वो बीमारियां होती हैं, वो केमिकल किसी तरीके से आपके खाने में आ गया, फर्टिलाइजर के थ्रू आ गया, यूरिया के थ्रू आ गया, पोटाश के थ्रू आ गया, तब तरह तरह की और चीजें हैं उनके थ्रू आ गया। पॉल्यूशन है, इन्वायरमेंट में जो केमिकल्स हैं, फैक्ट्री के जो वेस्ट है, केमिकल कंपनीज के जो वेस्ट है, उनसे आ गया। ठीक है ना? तो वो आ रहा है, उसको हमें अच्छा और उसका कोई तरीका नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पेड़ पौधे से फल उतारा, जिस मिट्टी में केमिकल था वो वाले मिनरल पेड़ पौधों में आ गए, उनके फ्रूट्स में भी आ गए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस फ्रूट को धो लें तो वो केमिकल निकल जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं मक्खियों को इंसेक्ट्स को मारने के लिए, ताकि फ्रूट जो है वो अच्छा रहे, लेकिन उसका फ्रूट के ऊपर और ह्यूमन बॉडी के ऊपर कितना ज्यादा एडवर्स इफेक्ट है वो हम नहीं जानते। जिन केमिकल से मच्छर, जिन केमिकल से मधुमक्खियां, जिन केमिकल से मक्खियां मर जाएंगी, क्या वो इंसानों पे असर नहीं करेगा? धीरे धीरे असर करेगा। ठीक है, एक बार में असर नहीं करेगा, धीरे धीरे असर करेगा। आप कभी फ्रूट्स की शॉप पे जाएं, खूब मीठे मीठे फल होंगे, लेकिन एक भी मक्खी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वहां पेस्टिसाइड छिड़का हुआ है, उन फलों पे भी पेस्टिसाइड लगा हुआ है। जब वो फल बाग में थे, जब पेड़ों पे थे, वहीं पर छिड़काव हो गया। ठीक है ना? और फिर वो पेस्टिसाइड हमारे शरीर में आएंगे ही आएंगे। उनको धोकर आप उनको क्लीन नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो मिनरल के साथ आए हुए हैं, मिट्टी में से आए हुए हैं। ठीक है, प्रिकॉशन लेते रहेंगे, फिर भी धोगे कम से कम आउटर सरफेस तो कम से कम क्लीन करके खाएंगे। ठीक है ना? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जो केमिकल हमारी फूड चेन में मिक्स हो गए हैं ना, जाने अनजाने। दिस इज वेरी हार्मफुल and it has got no solution actually. If it is contaminated in the soil, it will anyhow come to our body through food and diet. So this we have to check it. This we have to check here कि हम केमिकल्स को खुले में सॉइल में ना मिलाएं, हम उसको वाटर बॉडी में ना मिलाएं, नदियों में ना मिलाएं, क्योंकि अल्टीमेटली हम नदियों में मिलाते हैं तो जो मछलियों के पेट में जाएगा, मछलियों से भी आएगा इंसानों के पास। ठीक है ना? और दूसरे और जो एनिमल्स हैं इस प्लैनेट पर, उन पर भी आएगा। तो इस प्लैनेट को क्लीन रहने दें, केमिकल्स का कंटामिनेशन ना करें तो अच्छा है। ठीक है? तो इकोसिस्टम के फूड चेन में इतना ही। आवर एनवायरमेंट में ओजोन लेयर डिप्लेशन का भी एक हेडिंग है। एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग पढ़ेंगे इसका, ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है कि ओजोन लेयर डिप्लेशन के क्या रीजंस हैं और क्या इफेक्ट्स हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये जो अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर्स के दायरे में जो एटमॉस्फेयर है बड़ा थिक है, उस मडी है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, विंड है, वाटर वेपर्स हैं, क्लाउड्स हैं। तो ये बहुत थिक इन्वायरमेंट है यहां से यहां तक। इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। एटमॉस्फेयर का जो पहला लेयर होता है ना, जिसमें ह्यूमन बीइंग रहता है along with all the organisms. Troposphere is the first thickest layer of atmosphere in which human being lives along with all the organisms and winds and different kind of gases present here in the troposphere, along with the particles, pollution, chemicals and winds and what you call clouds. Everything is present here.
तो जो धरती है ना, धरती से 10 किलोमीटर ऊपर तक ये इन्वायरमेंट है जिसमें हम सांस लेते हैं, जिसमें हम रहते हैं, इसमें बादल भी बनते हैं, इसमें केमिकल्स भी हैं, इसमें पोल्यूशन भी है। तो ट्रोपोस्फियर के अपने पोल्यूशंस हैं, केमिकल पोल्यूशंस होते हैं, इसमें स्मॉग होता है, इसमें फॉग होता है, ये सब हमें पढ़ना है। इसके ऊपर 50 किलोमीटर की रेंज तक, इसके ऊपर ट्रोपोस्फियर के ऊपर 50 किलोमीटर की रेंज तक स्ट्रेटोस्फियर होता है। स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर का जो अपर लेयर है ना, ट्रोपोस्फियर के बाद वाला जो लेयर है उसको स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं, और इसी में ओजोन होती है। इसके बिल्कुल टॉप मोस्ट लेयर में ओजोन होती है, ठीक है ना। ओजोन का काम क्या है? हमारे अर्थ से पहला है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद 50 किलोमीटर के दायरे में है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के अपर लेयर में ओजोन है। तो जो सन से जो लाइट आती है ना, उसमें जो हायर एनर्जी वाली लाइट्स होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेड उसको बोलते हैं, या यूवी रेज बोलते हैं, ठीक है ना। ये जब यहां पहुंचती है तो O2 ऑक्सीजन यूवी लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन रेडिकल्स में टूट जाते हैं, या ऑक्सीजन एटम्स में टूट जाते हैं। ऑक्सीजन एटम्स में टूट जाते हैं, गैसियस एटम्स ये होते हैं। और ये ऑक्सीजन एटम्स यूवी लाइट की ही प्रेजेंस में, जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसकी प्रेजेंस में ओजोन बना लेते हैं। देखिए, ये ऑक्सीजन हमारे लिए जिंदगी है। हम ह्यूमन बीइंग और दूसरे जो एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और वो लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ओजोन उतना ही ज्यादा पॉइजनस है, जहरीला है। ओजोन इज डेडली टॉक्सिक, मतलब ओजोन जो है वो हमारे लिए बहुत जहरीला है। ये भी ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, O3 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। कैसे बनता है? O2 में ऑक्सीजन एटम ऐड होकर O3 बनता है, और ये किसकी प्रेजेंस में बनता है? यूवी लाइट की प्रेजेंस में। तो सन से जो लाइट आ रही होती है उसमें जो यूवी लाइट का प्रोपोर्शन होता है वो यही ओजोन में कंज्यूम हो जाता है, इसी प्रोसेस में। और इस तरह से ओजोन बनती है। डायनेमिक नेचर का इक्विलिब्रियम होता है, कभी ओजोन बनती है, फिर टूट जाती है, फिर बनती है, फिर टूट जाती है, और यूवी लाइट इसी में खप जाती है। तो एक तरह से धरती के ऊपर एक शील्ड है यूवी लाइट को नीचे नहीं आने देने के लिए, ठीक है ना, ओजोन लेयर। क्यों? क्योंकि ये जो यूवी लाइट्स हैं, अगर ये नीचे आती हैं जहां हम रहते हैं, तो ह्यूमन पर तो इसका सीधा असर है। स्किन कैंसर होता है, मेलानोमा नाम की एक बीमारी होती है, ठीक है ना। मेलानोमा नाम की एक बीमारी होती है, ये एक तरह का स्किन कैंसर है, स्किन कैंसर। तो यूवी लाइट के डायरेक्ट टच में आने पर ह्यूमन बीइंग को तो ये वाला कैंसर होता है। इसके तमाम और इफेक्ट्स हैं, लेकिन सबसे डेंजरस इफेक्ट यही है। जो मेलानोमा नाम की बीमारी होती है ना, स्किन कैंसर, वो यूवी लाइट की प्रेजेंस में होती है। तो जरा देखें कि नेचर ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है कि धरती के ऊपर एक चादर बिछा दी है ओजोन की। जब सन से लाइट आती है, सूरज से जब लाइट आती है, तो उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो वहीं पर कंज्यूम हो जाती है, फिल्टर ऑफ हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? अब हमारे पास तरह तरह के केमिकल्स हैं, हम यहाँ धरती पर रहते हैं, हमने डेवलपमेंट के लिए खूब सारी चीजें करी, केमिकल इंडस्ट्री डेवलप की, खूब किया, रेफ्रिजरेटर्स बनाए, एयर कंडीशनर्स बनाए, और हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला उसमें, उसका नाम है CFC, पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कई सारे फॉर्मूला वाले डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं CFCs, लेकिन एक बड़ा पॉपुलर है CF2Cl2, डाइफ्लोरोकार्बन। ये बड़ा यूज होता है, ये रेफ्रिजरेटर्स में और एयर कंडीशनर्स में जो गैसेस के रूप में यूज होता है, इसको फ्रीजिंग गैसेस बोलते हैं, ठीक है ना, ठंडा करने के लिए। और ये बड़ा ही अनरिएक्टिव है, ये बहुत अनरिएक्टिव है, इनर्ट है, कूलिंग करता है, कूलिंग गैस के रूप में इसको यूज करते हैं, और एसी में और फ्रिज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी प्रॉब्लम क्या है? जब ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है ना, तो धीरे धीरे ट्रोपोस्फेयर को क्रॉस करके स्ट्रेटोस्फेयर तक चला जाता है। और जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचता है, तो CCl2F2, जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचता है तो यूवी लाइट की प्रेजेंस में ये Cl फ्री रेडिकल और CClF2 ये इस फ्री रेडिकल में टूट जाता है। और ये जो Cl फ्री रेडिकल है ना, ये जो Cl फ्री रेडिकल है, ये ओजोन को तोड़ता है। कैसे? OCl और O2 में, ठीक है ना, OCl और O2 में। और इस तरह से ये ओजोन को नष्ट करना शुरू कर देता है, फ्री रेडिकल बनाकर ये ओजोन को बर्बाद करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले 1980 में सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर के साइंटिस्ट हैं ना, उन्होंने इस बात को देखा कि यार ओजोन की लेयर में तो होल है। साउथ पोल पर एंटार्कटिक में साउथ पोल के ऊपर उन्होंने देखा कि ओजोन की लेयर में एक बड़ा होल है और अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आ रही है।
तब इसका पता लगा और 1987 तक आते आते हमें ठीक से पता लग गया कि हमारे जो CFCs हैं वो ओजोन को डिप्लीट करने में सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रही है, ठीक है ना। तो अभी तो उसके लिए बड़ा ये CFCs का भी विकल्प तलाशा जा रहा है कि भाई इससे बेहतर कोई गैस हो जाए जो हमारे AC में, एयर कंडीशनर में और रेफ्रिजरेटर में काम आए और साथ में ये ओजोन लेयर के डिप्लेशन में भी रोल ना करे, ठीक है ना। बट मेनली मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ये है अर्थ जहां हम रहते हैं। अर्थ से 10 किलोमीटर के दायरे में, 10 किलोमीटर के दायरे में ये ट्रोपोस्फीयर है। ये वही एटमॉस्फेयर है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन है, जिसमें नाइट्रोजन है, जिसमें दूसरी गैसेज हैं। 76% के आसपास तो नाइट्रोजन है, 23% के आसपास ऑक्सीजन है और बाकी दूसरी गैसेज भी, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दुनिया भर की और गैसेज हैं। और उसके अलावा इसमें पॉल्यूशंस है, केमिकल्स हैं, क्लाउड्स हैं, विंड्स हैं, यहाँ खूब ज्यादा हवा चलती है, टर्बुलेंस रहता है हमेशा यहाँ पर हमेशा बहुत ज्यादा टर्बुलेंस रहता है और इसी एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं along with all the organisms present on the earth, ठीक है ना। इसके ऊपर 50 किलोमीटर के दायरे में स्ट्रेटोस्फीयर है और 50 किलोमीटर के अपर लेवल पर ओजोन की लेयर है। यहाँ पर ओजोन है। कैसे बनती है ओजोन? यूवी लाइट की सहायता से। मैंने बताया यूवी लाइट की सहायता से ऑक्सीजन के एटम्स बन जाते हैं और ये एटम O2 में चिपक के ओजोन बना लेते हैं। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 और ये ओजोन क्या करता है, इसी प्रोसेसिंग के चक्कर में इस यूवी लाइट को यहीं पर कंज्यूम कर लेता है। तो सन से आने वाली जो लाइट है जो कि अर्थ पर आती है, उसमें से यूवी लाइट यहीं पर कंज्यूम हो जाती है और बाकी लाइट नीचे आती है। ये यूवी लाइट अगर यहीं पे कंज्यूम हो जाती है तो हमें बड़ा फायदा है, क्योंकि यूवी लाइट अगर नीचे आती है और हमारे स्किन पर, तो स्किन कैंसर जनरेट करती है, जिसका नाम है मेलानोमा नाम की बीमारी होती है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो एक तरह से ये जो ओजोन की लेयर है ये एक शील्ड है जो हमें यूवी लाइट से प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने एसीज में, अपने रेफ्रिजरेटर्स में एक गैस डाली हुई है CFC, शॉर्ट में बोलते हैं CFC, वैसे इसका नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, फार्मूला है CF2Cl2। और ये गैस जब निकल के ट्रोपोस्फीयर को पार करके और जब स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाती है तो वहां ओजोन की लेयर में जाकर ये ओजोन को बर्बाद कर देती है। और इस तरह से अगर ये ओजोन की लेयर हट जाएगी तो यूवी लाइट सीधा धरती पर आएगी, तो उसके प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है ना। तो यहां टेबल में देख लें आप क्या क्या रीजंस हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द मेन रीजन फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन। फर्टिलाइजर से N2O निकलता है वो भी, और न्यूक्लियर वेपन भी एक थोड़ा बहुत इसका रीजन है। इसके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे? सबसे पहला इफेक्ट ह्यूमन पर क्या होगा? स्किन कैंसर। इस स्किन कैंसर की बीमारी का नाम है मेलानोमा, ठीक है ना, ये बड़ा डेंजरस है। दूसरा, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेशन, हमारे जंगल वगैरह बर्बाद होंगे। एक्वेटिक लाइफ जो वो बर्बाद होगी, जो मछलियां वो मरेंगी। ग्लोबल वार्मिंग की भी प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पर कुल मिला के ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, गर्मी बढ़ती जाएगी धरती के ऊपर, ठीक है ना। तो ओजोन लेयर की ये समस्याएं हैं, ठीक है ना। ओजोन लेयर कौन से एटमॉस्फेयर के कौन से लेवल पे पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, ठीक है। ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है? CFCs। पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है ना। क्या फार्मूला है? CF2Cl2 या CCl2F2 ऐसे लिख दो। ये वहां यूवी लाइट के प्रेजेंस में जाके फ्रीडिकल में कन्वर्ट हो जाती है और फिर ओजोन को भी तोड़ लेती है। यही सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसको नोट करें।